नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। मित्रों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं बीएसटीसी और पीटीटी के लिए शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता का ही हमारा भाग नंबर रहेगा फर्स्ट, यानी इससे पहले मैंने शिक्षण अभिक्षमता का इस साल का कोई भाग नहीं डाला है। जीके के 30 भाग मैंने पहले डाल रखे हैं। और दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता है वो आपके एग्ज़ाम में सबसे सरल कोई टॉपिक है तो यही है, यानी सबसे सरल भाग यही है, क्योंकि शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर का रहता है, यानी 150 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित। और दोस्तों, इसमें शिक्षण अभिक्षमता के आपके गाइड में ओनली फॉर 4 या फिर 5 टॉपिक हैं। और यहाँ पे नंबर कटने के बिल्कुल कम चांस रहते हैं। कारण क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो नंबर है वो डिवाइड होते हैं। एकदम करेक्ट आंसर आप चॉइस करते हैं कोई भी प्रश्न का तो 3 नंबर मिलते हैं। अगर आप थोड़ा सा मिलता जुलता भी जो ऑप्शन है और उस पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। उससे भी थोड़ा सा नीचे वाला यानी ठीका ठीका आंसर आप देते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है। एकदम गलत आंसर आप चॉइस करते हैं तो ही आपके नंबर कटने के यानी 0 नंबर लाने के चांस रहते हैं। यानी यहाँ पे नंबर फुल में से फुल लाने के आपके पास में मौका है। किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, पिछले साल भी मैंने शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित 6 वीडियो डाले थे दोस्तों, और उन 6 वीडियो में से 23 या फिर 24 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल वैसे के वैसे देखने को मिले थे। तो इस बार भी जो भी मैं वीडियो डालूंगा, जो भी प्रश्न लाऊंगा, जहाँ कहीं से भी मैं लाऊं, वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी वीडियो जरूर देखिएगा। इस बार भी मैं 5 या फिर 6 वीडियो डालूंगा, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगा। चलिए, तो 105वें प्रश्न से अपन स्टार्ट करेंगे आज। प्रश्न है कि ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक को होना चाहिए, यानी जो गुरुजी हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको खुद के ज्ञान अर्जन करने के लिए उसको कैसा होना चाहिए, यानी गुरुजी को कैसा होना चाहिए। हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए उसको, या फिर पुस्तक संग्रह करता होना चाहिए, या फिर निश्रेष्ठ होना चाहिए। दोस्तों, आप सभी आंसर चॉइस कीजिएगा, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा शिक्षक को है वो सजग रहना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। जहाँ कहीं से भी उसको अगर ज्ञान मिल रहा है तो उसको प्राप्त करना चाहिए। यानी ये ऑप्शन अगर आपने चॉइस किया तो आपको 3 में से 3 नंबर पूरे के पूरे मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपने प्रयासशील यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है हमेशा, तो ऐसा भी ये ऑप्शन भी आपने चॉइस किया तो भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। इस तरह से नंबर दोस्तों डिवाइड होते हैं। पुस्तक संग्रह करता ये आपने चॉइस किया तो भी आपको 1 नंबर मिलता है, और निश्रेष्ठ यानी ये आपने चॉइस किया तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता। इस तरह से आपके जो यहाँ पे नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लाइव जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से हैं। चलिए, अगला प्रश्न है सामाजिक परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, यानी सामाजिक परिपक्वता है ये क्या होता है, इसका अर्थ। यानी बालक का फल की भांति पकना, यानी बालक होता है, बच्चा होता है, वो फल की भांति पकता है। बालक में सहबुद्धि एवं विवेक का विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या फिर बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। दोस्तों, इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा। आप 107 जो अपना प्रश्न है आज का दूसरा, इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे है ना, नंबर कटने के बिल्कुल कम चांस रहते हैं, मैंने पहले भी बताया है दोस्तों। ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी रहेगा। यानी सामाजिक परिपक्वता का अर्थ होता है बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, यानी उसके अंदर जो सामाजिक कुशलताएं हैं उनका विकास होना ही सामाजिक परिपक्वता कहलाता है। इस तरह से आपके यहाँ पे नंबर मिलते हैं। चलिए, अगला भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। यानी बालक बालिका यानी बच्चे होते हैं, उनका सामाजिक विकास के लिए सबसे बढ़िया आधारभूत अभिकरण क्या है। विद्यालय, यानी विद्यालय से उनका विकास होता है। सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखना ऊपर किसके बारे में पूछ रहे हैं, प्रश्नों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप विद्यालय कर दोगे। माता पिता एवं परिवार से, समुदाय से, या जन संसार माध्यम से। दोस्तों बताइए आप सभी। दोस्तों, उसका सामाजिक जो विकास है
वो होता है समुदाय से, यानी उनका समुदाय है उनसे ही उनका सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। अगर ये आपने चॉइस किया तो बिल्कुल आपको 3 नंबर मिलते हैं दोस्तों। अगर माता पिता और परिवार, उसके बाद में उसके समाज से संबंधित विकास कहाँ से होता है? माता पिता से होता है और उनके परिवार से होता है। ये किया तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने विद्यालय, यानी विद्यालय से भी उसका विकास होता है, गुरुजी भी उनको बताते हैं, ये भी आपने चॉइस किया तो भी आपको 1 नंबर मिलता है। जनसंचार माध्यम आपने किया है तो आपको यहाँ पे नंबर कटने के चांस रहते हैं। यानी इस तरह से यहाँ पे जो अंक है वो डिवाइड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके समाज में कोई बुराई है तो उसको आपको दूर करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। जन चेतना जागृत करेंगे, यानी लोगों के अंदर चेतना जागृत करेंगे आप। संकल्प लेंगे, कोई भी काम करने का आप संकल्प लेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल जैसी भी बुराई है उसको चलने देंगे आप। या फिर पोस्टर कोई भी लगाकर आप जागृति लगाएंगे, जगह जगह पे पोस्टर चिपकाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे भाई जो भी जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के। आप सबसे बेस्ट तरीका कौन सा सुनते हैं, बताइए आप सभी। दोस्तों जन चेतना, यानी लोगों को जागृत करना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे? लोगों को जागृत करेंगे, जो भी बुराई है उनके प्रति उनको समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इस काम को अपन को नहीं करना चाहिए। यह आपने अगर किया दोस्तों तो आपको बिल्कुल 3 के 3 नंबर मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में संकल्प लेंगे या फिर पोस्टर द्वारा जागृति करेंगे, यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। संकल्प वाले में 1 नंबर मिल सकता है और कुछ नहीं कहेंगे, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से आपके नंबर डिवाइड होते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण क्या है? अपनी जो वाणी है और अपनी जो भाषा है उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी बाधा है उनके सामने, ये आपको बताना है। भाषा ज्ञान के पश्चात बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। क्या हो सकता है? उसकी वाणी या फिर भाषा का विकास नहीं होता, यानी उनके बोलने की वाणी और उनकी जो भाषा है उसका विकास न होने का कारण क्या हो सकता है? दोस्तों कारण यही है सीधा सीधा कि भाई जन्म से वो बहरा है, इसीलिए उसकी भाषा और वाणी का विकास नहीं हो रहा है। बहरा है, वो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो उसका विकास कैसे होगा? तो ये है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? ये आपकी किताब को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। बाकी वाले भी मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, तो पहला ऑप्शन अपन ने देखा। दूसरा ऑप्शन है कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था करना, प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करना। यानी ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड लगाना, यानी काला बोर्ड लगाना। या फिर अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, यानी जो टीचर हैं वो ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें। आपको दोस्तों उपयुक्त ऑप्शन क्या लग रहे हैं? एक बार पुनः पहला ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों इसका करेक्ट भी आंसर यही रहेगा, पहला ऑप्शन, यानी प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार करना। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसमें जो सुविधाएं नहीं है दोस्तों उसको चिन्हित करना और उस सुविधाओं का जो सुधार है करना, यही है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य श्रव्य सामग्री है? यानी इनमें से कौन सी है वो दृश्य यानी देखने वाली, श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री हैं? रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, OHP, देखने और साथ ही सुनने की सामग्री कौन सी है दोस्तों, ये आपको बताना है। 111वां जो अपना प्रश्न है उसका आंसर दीजिए आप सभी। दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा टेलीविज़न। दोस्तों टेलीविज़न में से अपन चित्रों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बाकी जो ब्लैक बोर्ड है उसको अपन देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं ना, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। टेलीविज़न को अपन देख भी सकते हैं और साथ ही सुन भी सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये शब्द है ना, इनको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। दृश्य का मतलब देखना और श्रव्य का मतलब होता है सुनना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शानदार है। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। यानी जो संप्रेषण का मतलब होता है
बात का आदान प्रदान करना यानी बातचीत करना, तो उसमें दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ये आपको बताना है। ये आप अगर ने गाइड पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। 3 से 6 इंच की दूरी होगी तभी आप संप्रेषण कर पाएंगे ठीक से, यानी 3 से 6 इंच की दूरी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तम व्यवसाय योजना का निर्माण बिंदु है, यानी सबसे बेस्ट व्यवसाय योजना यानी व्यापार करने की जो योजना है उसका निर्माण का बिंदु क्या है। क्या होगा दोस्तों, अपने ज़िले में उपलब्ध व्यवसाय करना, यानी अपने ज़िले में ही अपन को व्यापार करना, जो भी उपलब्ध है वहाँ पे काम धंधा करना। उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, व्यवसाय संबंधित गुण और दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना, अपने निर्णयों में विश्वास करना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा 113 का। अगर आपको कोई भी व्यापार करना है दोस्तों, तो व्यवसाय से संबंधित गुण यानी आपको लाभ क्या है और उसका दोष क्या है, गुण का मतलब फ़ायदा क्या है और उसका दुष्प्रभाव क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ही आप वो व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये अगर आपने चॉइस किया तो आपको बिल्कुल 3 नंबर मिल रहे हैं दोस्तों। आप अंत में ज़रूर बताना आपके भी कितने नंबर बन रहे हैं। चलिए प्रश्न 114, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है, यानी बालक है उसके पास में उत्तरदायित्व की भावना, यानी वो उसके पास में उत्तरदायित्व की जो भावना है उसका प्रारंभिक पाठ यानी शुरुआती पाठ है, वो बालक कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है, अपने विद्यालय से सीखता है, समाज से जो होते हैं उनसे सीखता है, या फिर स्वयं सीखता है यानी खुद ही वो सीख लेता है। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा 114 का। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तरदायित्व की जो भावना है वो प्रारंभिक पाठ है यानी शुरुआती पाठ है, वो अपने घर से ही सीखता है, अपने परिवार घर से ही सीखता है। फिर उसके बाद में वो विद्यालय से, ये सब कुछ बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले वो घर से सीखता है। आपने घर चॉइस किया है तो आपको 3 नंबर मिल रहे हैं बिल्कुल। चलिए अगला है, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए, यानी खुद की अपनी रुचि है वो किस पर निर्भर होनी चाहिए, माता पिता पर, यानी माता पिता जैसे बोलेंगे उसके ऊपर, अपने समाज के ऊपर, मित्रों पर, या फिर स्वयं पर। स्वयं की रुचि दोस्तों वो किस पर निर्भर होनी चाहिए ये आपको बताना है दोस्तों। स्वाभाविक है अपने खुद की जो रुचि है वो खुद के ऊपर ही होनी चाहिए ना दोस्तों, माता पिता के ऊपर थोड़ी होनी चाहिए। यह नहीं है कि भाई अपन को डॉक्टर मैं मतलब टीचर बन रहा हूँ तो मेरे माता पिता की रुचि है इसीलिए मैं बन रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। स्वयं की रुचि है तो वो स्वयं पर निर्भर होनी चाहिए। आपकी रुचि है डॉक्टर बनने में तो आप डॉक्टर के लिए ही कार्य करें। आपकी रुचि है मैकेनिकल जो मिस्त्री होता है वो बनने की, तो आप उसमें कर सकते हैं काम, यानी स्वयं पर निर्भर होता है। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है इस बार, कि विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है, यानी उसकी नैतिकता सही होनी चाहिए, उसका विकास होने के लिए क्या आवश्यक है। पारिवारिक माहौल यानी उसका परिवार का माहौल बढ़िया होना चाहिए, धार्मिक व्याख्यान यानी धार्मिक से संबंधित व्याख्यान उसको सुनने चाहिए, ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, भगवान में, अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना, यानी ये अच्छा है ये बुरा, इसका अंतर उसको समझना पड़ेगा या फिर महसूस करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, नैतिकता यानी उसकी नीति अच्छी कैसे बनेगी, उसको पता रहेगा कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, उसको अंतर होता है उसको वो समझ लेगा, तो उसकी नैतिकता का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कि विद्यार्थी तथा आप श्रोता में कोई अंतर नहीं है। उक्त उक्ति से आप सहमत हैं, असहमत हैं, कम सहमत हैं या अनिश्चित हैं, यानी विद्यार्थी तथा आप श्रोता में कोई अंतर नहीं है। विद्यार्थी तथा आप श्रोता यानी खुद सुनने वाला, उसमें कोई अंतर नहीं है। इससे संबंधित आप क्या कहेंगे, आप सहमत हैं, असहमत हैं, कम सहमत हैं या फिर अनिश्चित हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, यानी आप असहमत हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी भूल सुधार, यानी आप में भूल हो गई है तो उसका सुधार करने की पद्धति है, उस पर किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है। खेल विधि से, स्वतंत्र रूप से अध्यापन करने से, सर्वे दृश्य सामग्री द्वारा, यानी सभी के जो दिखने वाली जो सामग्री है, सुनने वाली सामग्री है उनके द्वारा, या नाटकीय तरीके से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नाटकीय तरीके से। यानी आप नाटक के द्वारा जो भूल सुधार पद्धति है उसको आप बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कोई प्राप्त संकेत है और उसको व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निकूटन, संप्रेषण, सुसंसाध्यक, विकूटन। दोस्तों ये थोड़ा आपके टॉपिक में से है, आप थोड़े से टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा सुसाध्यक, ऑप्शन सी, सुसाध्यक। ठीक है, क्या कहलाता है, सुसाध्यक। चलिए अगला प्रश्न है, आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। यानी आपको कोई व्यापार करना है और व्यापार क्या करना है उसको चयनित करना है और आपको आज़ादी दी जाए कि आप खुद चयन कर लीजिए, तो आप सबसे पहले प्राथमिकता किसे देंगे। चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को, या फिर कानून को। यानी आपको व्यापार खुद को ही चयन करना है तो आप सबसे पहले प्राथमिकता यानी सबसे पहले किसको सुनेंगे, चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को, या फिर कानून को। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, शिक्षण को। कारण क्या है दोस्तों, आप अभी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो, आप आगे पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, इसीलिए ना, टीचर बनना चाहते हो तो शिक्षण होगा इसमें। तो आप ये तो नहीं है कि पीटीटी करके आप डॉक्टर बन जाओगे, बैंक अधिकारी बन जाओगे। तो दोस्तों आप शिक्षण को यानी ऑप्शन सी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी रुचि है तभी तो आप यहाँ पे पीटीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर बनने की। चलिए आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी आज की पूरी जो शिक्षा की प्रणाली है वो सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। यानी बिल्कुल उद्देश्य के बिना हो गई है, उद्देश्यहीन होगी। इस कथन से आप क्या समझते हैं, क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये गलत है। आंशिक रूप से आप थोड़ा सा इनके साथ में सहमत हैं या फिर संभवतः ऐसा हो रहा है। दोस्तों बताइएगा 121 का आंसर। बिल्कुल असहमत हैं, बिल्कुल मैं तो असहमत हूँ और आप भी असहमत होंगे। यही आंसर आपने चॉइस किया है तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई है। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे शिक्षा प्रणाली उसका कोई उद्देश्य नहीं होता तो अपन पढ़ते ही नहीं ना दोस्तों, और पढ़ने ही नहीं जाते तो अपन उद्देश्यहीन नहीं है, ये असत्य है, इससे हम असहमत हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको टीचर बनना है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखना है, आप यहाँ पे अब टीचर हो। आपका कोई भी विद्यार्थी है वो अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, उसका उपहास करेंगे यानी मजाक उड़ाएंगे उसको गलती का आभास कराएंगे, यानी भाई तुमने गलती से ये प्रश्न पूछ लिया ऐसा आप बोलोगे क्या, उसकी अवहेलना करोगे यानी टाल दोगे, या फिर उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। दोस्तों आप एकदम करेक्ट आंसर क्या सोचेंगे, आप टीचर की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप उस बच्चे को बोलोगे कि बेटा आप अपनी गलती का आभास करो, आपने ना टॉपिक से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा है बेटा, आप टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछो। यानी उसको गलती का आभास कराएंगे, बेटा ये आपने अलग प्रश्न पूछा है, ये आपको नहीं पूछना चाहिए। यानी इस तरह से आप उनको आंसर देंगे। तो आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर
रहेगा। दोस्तों आपको टीचर बनना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसीलिए ये शिक्षण अभिक्षमता के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आप कितने तैयार हो। दोस्तों आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ छात्रों में जिन्हें गृह कार्य यानी जो होमवर्क देते हैं वो छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी यानी खुद पढ़ने के लिए प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, यानी सोचने की, विचार करने की जो शक्ति है वो भी पैदा करता है। घर जाके वो सोचता है इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, आप होमवर्क देते हैं तो। या फिर घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, या फिर विद्यार्थी घर जाने के बाद में घूमता है, इसलिए आप होमवर्क देते हैं कि वो घर पे बैठा बैठा होमवर्क करता रहे, घूमे नहीं। या फिर मनोरंजन की भावना को कम करता है, बाहर खेलने नहीं जाए इसीलिए। या फिर थकान उत्पन्न करता है, या फिर होमवर्क है वो थकान उत्पन्न करता है। दोस्तों सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों ये अगर आपने ये आंसर चॉइस किया है तो बिल्कुल आपको पूरे में से पूरे नंबर 3 मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोरंजन के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है, यानी शिक्षा मनोरंजन के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ हो सकता है। बाल विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, या फिर बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। यानी शिक्षा मनोरंजन यानी शिक्षा के साथ में मनोरंजन अध्ययन से शिक्षक को यानी टीचर को क्या लाभ होता है। दोस्तों बालकों की जो दोस्तों मनोवृत्ति होती है उसको समझने में उसको सहायता मिलती है, यानी बालक भी उनके साथ में मिल घुल जाते हैं तो उनकी मन की जो स्थिति है और क्या है वो समझने में उनको आसानी रहती है बच्चों की। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दिशा में आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको टीचर मानना है, यानी खुद आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे थे कक्षा में, इतने में कोई बच्चा खड़ा हो गया, उसने आपसे प्रश्न पूछ लिया, तो अब उस प्रश्न का आंसर आपको आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को क्या कहेंगे। उसे डांट कर बिठा दोगे, अरे कि ये ऐसा कैसा प्रश्न पूछ रहा है, आप डांटोगे उसको। प्रश्नों को गलत कहकर चुप कर दोगे कि भाई तुम्हारा प्रश्न गलत है तो चुप हो जा, ऐसा करोगे आप। या उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे, यानी जैसा भी आपको उत्तर आता है वैसा आप टूटा फूटा ही देंगे। या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे, यानी आप बताओगे कि बच्चा बेटा मेरे को इसका आंसर अभी थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ और कल मैं आपके तेरे को आंसर दे दूंगा, इसका उत्तर बता दूंगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों इनमें से। बिल्कुल दोस्तों यही जो लास्ट में मैंने ऑप्शन बताया था कि आप दूसरे दिन उत्तर बताने का वादा करोगे कि बेटा मेरे को आज थोड़ा सा कंफ्यूज है इस आंसर में, तो मैं कल आके पूरा क्लियर एकदम तैयार करके मैं आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तब जाके वीडियो तैयार होता है। तो आप एक बार लाइक कर दीजिए, और आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, यानी मैं अगले वीडियो में जोश के साथ में आता हूँ कि भाई इतने सारे बच्चों को या फिर इतने सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो पसंद आया है। चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप एक शिक्षक के रूप में क्या समझते हैं। छात्रों को सभी धर्मों के उत्सव पर शुभकामना देंगे, यानी जो भी धर्म का, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्यौहार हो तो सभी बच्चों को आप शुभकामना देंगे। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामना देंगे, यानी आप जिस धर्म से संबंधित हैं उसी का कोई त्यौहार आएगा तो ही आप शुभकामना दोगे बच्चों को, या किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामना नहीं देंगे, बिल्कुल कोई नहीं दोगे। या फिर आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सवों में से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों कोई त्यौहार आ रहा है किसी भी धर्म का, तो आप क्या करोगे, वही सभी को दोगे, यानी चाहे हिंदुओं का त्यौहार आ रहा है तो सभी को दोगे आप शुभकामनाएं, चाहे मुस्लिम हमारे भाई बंधु उनका आ रहा है तो भी इस तरह से सभी धर्मों की शुभकामना उत्सव पर आप शुभकामना देंगे, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है।
व्यक्तिगत या फिर सामूहिक रूप से प्रशंसा होती है उसको तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। दोस्तों ये गाइड से प्रश्न है, गाइड को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको। अनुशासन कहोगे आप उसको, पुरस्कार कहोगे, छात्रों में मतभेदता या फिर कुशल प्रबंधन करने में सहायता। दोस्तों 127 का आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन बी रहेगा, आप पुरस्कार देंगे उनको। क्या कहोगे, पुरस्कार आपको मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के, यानी जो टीचर होता है स्कूल का और उसका स्कूल का प्रधानाचार्य, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिद्वंद्वी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या फिर विरोधी होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, 128 का आंसर दीजिए आप सभी। सहयोगी होते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, तभी तो स्कूल चलती है। अगर प्रधानाचार्य अकेला बैठा जाए, बाकी वाले टीचर नहीं पढ़ाए, तो फिर तो है ना स्कूल चलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं, यानी सहयोग करते हैं। चलिए शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कोई टीचर है तो उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण करना यानी परीक्षा को पास करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना यानी विद्यार्थियों का पूरा विकास करवाना, व्यवहार में मतभेद करना यानी व्यवहार होता है दोस्तों उसके अंदर भेदभाव करना, मतभेद करना, या फिर छात्रों को भेदभाव सिखाना। दोस्तों ये होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास, यानी हर तरह से अपने बच्चों का जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका विकास करना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब आप भावी टीचर हो तो आपको भी ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। चलिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे, मेधावी यानी सबसे होशियार, सबसे बेस्ट हर काम में, उसको प्रभावी व्यक्तिगत वाला छात्र यानी जिसका कोई घर परिवार है वो काफ़ी संपन्न है, प्रभावी व्यक्तिगत हैं, उसका शारीरिक रूप से शक्तिशाली यानी शरीर में हट्टा कट्टा हो, जो काफ़ी मजबूत दिखता हो उसका, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न यानी एकदम पैसा वाला वो, तो आप किसका करोगे, मेधावी का करोगे। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए यानी सबसे होशियार है पढ़ाई में हर क्षेत्र में, उसका ही आप चयन करोगे। चलिए अगला है, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है, अनुपयोगी यानी कोई उसका उपयोग नहीं है, कल्याणकारी यानी वो कल्याण वाला है, उचित है या फिर मूर्खतापूर्ण है। 131 का आंसर दीजिए दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका, कल्याणकारी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, उत्तम पुस्तकों के लेखन का, उच्च कोटि का यानी सर्वोच्च कोटि का जो आपका कक्षीय शिक्षण कार्य है यानी कक्षा में आप पढ़ाने का काम करते हैं उसका, आधिकारिक ट्यूशन कार्य यानी आप अधिक से अधिक हैं वो ट्यूशन कार्य कराएंगे बच्चों का, या फिर शिक्षण कार्य से में पलायन करेंगे आप। दोस्तों उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं। निजी गुण दोस्तों ये आपको बताना है, शिक्षक के कौन से निजी गुण है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करते, यानी पढ़ाने वाला जो है ना शिक्षण उसको प्रभावित नहीं करते हैं। दयालुता, सामाजिक कुशलता, प्रबंध क्षमता, संवेदनशीलता। दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, दयालुता, वो किसी तरह से आपको प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है, यानी कक्षा में उचित संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करने के लिए आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय पूर्ण हो, यानी आपका व्यवहार है बिल्कुल आप आपस में बात करो तो नाटक जैसा आपका व्यवहार होना चाहिए, जैसे आप नाटक कोई कर रहे हो। ये सत्य बात है, संभव ऐसा होना चाहिए, असत्य है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, कह नहीं सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते। दोस्तों ये ऑप्शन सी रहेगा, असत्य है, नाटक जैसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नाटक जैसे आप बात नहीं कर सकते हैं। चलिए
अगला प्रश्न है, संप्रेषण व्यापक रूप में केवल मनुष्य में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होता है, पशु पक्षियों व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है। संप्रेषण व्यापक यानी संप्रेषण है, बातचीत करने का, वो केवल मनुष्य में ही होता है या फिर किसी अन्य में भी होता है। दोस्तों पशु पक्षियों में होता है, पक्षी भी देखो ना आपस में बोलते हैं, वो भी अपनी बात कहते हैं, कोई अचानक खतरा उनको महसूस होता है तो वो ऐसे सी सी ऐसे आवाज़ लगाते हैं। साथ ही मनुष्य के मध्य में विद्यमान होता है, मनुष्य और पशु पक्षियों दोनों में ही होता है। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों एक प्रश्न ले रहा हूँ, मैंने 30 का कहा था लेकिन 31 ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी वाले अगले वीडियो में। कॉलेज का नेता होता है, प्रशासनिक दृष्टि से आपको बताना है, ठीक है ना। कॉलेज का नेता होता है वो कौन होता है? कॉलेज का जो प्रधानाचार्य है वो, छात्र संघ का अध्यक्ष होता है वो, शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है वो, छात्र अनुशासन समिति का अध्यक्ष होता है वो। दोस्तों बताइए। प्रधानाचार्य होता है, पूरी जो कॉलेज है उसकी देखरेख कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है, यानी प्राचार्य करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, आप लास्ट तक जुड़े हैं तो। यदि बालक का सामाजिकरण न हो तो वो कैसा होगा? यानी बालक का सामाजिकरण यानी समाज में मिलना जुलना, ये सामाजिकरण बिल्कुल नहीं हो तो वो कैसा होगा? कुसामाजिक होगा, असामाजिक होगा, पशुवत होगा यानी पशुओं के जैसा होगा, या पूर्व सामाजिक होगा? कुसामाजिक होगा, यानी उसमें सामाजिक वाली जो समाज वाली बुद्धि है वो रहेगी नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों इसमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं, तो लास्ट तक आपने वीडियो देखा इसके लिए स्पेशल आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे कैसे आपको वीडियो देखने को मिलेगा, और अब रेगुलर क्लास से देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। काफ़ी मटेरियल है वो मैंने तैयार कर रखा है, तो धीरे धीरे सारे वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।